नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइफ की इस फिजिकल कक्षा में। मैं तरुण आज आपके सामने जो है कक्षा 10 का जो हाफ ईयर का एग्जाम अभी लगा है राजस्थान बोर्ड के द्वारा, उस पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ करवाऊंगा। तो देखिए 10वीं कक्षा का जो ये विज्ञान का जो पेपर लगा था, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आए थे अपने पास, और सारे सवाल इतने सीधे थे कि कोई भी बालक, पढ़ने वाला बालक जो है इनको कर सके। अब आपने भी जो है परीक्षा दी होगी, ठीक है, तो आपने भी इन प्रश्नों को किया होगा, तो आप अपने प्रश्नों को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए अपन शुरू करते हैं यहाँ पे अपना पेपर सॉल्यूशन। देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा अपनी 2021-22 की अभी लगी है राजस्थान बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर जो पहला सवाल आया था विज्ञान का, पहला सवाल क्या आया था, एबेसेडर के रूप में आया था, जिसमें पहला सवाल था कि बताइए हमारे उदर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। उदर मतलब आमाशय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था पहला जो आंसर है अपना आमाशय। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सबको पता है ये चीजें, चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन को मिल जाती है कि आमाशय के अंदर जो है HCl अम्ल होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है। अपन पाचन तंत्र के अंदर देख लेते हैं। दूसरा अपने पास प्रश्न आता है कि बताइए विद्युत का सुचालक, ठीक है, विद्युत का सुचालक, आगे क्या बोला है इसने, अधातु, ठीक है। तो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी। अब सबको पता है कि अधातु के अंदर जब अपन बात करते हैं तो सुचालक अधातु, दूसरे के अंदर कौन सी आ जाती है, सुचालक अधातु, तो कौन सी हो जाती है वो। देखिए अपन ने कार्बन देखा है, कार्बन के अपन ने 3 ग्रुप भी देखे हैं, ठीक है। 8वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ते हैं और 10वीं के अंदर भी अपन देखते हैं कि कार्बन के अंदर हीरा, ग्रेफाइट और फुल्गिन होता है, जिसके अंदर से ग्रेफाइट एक ऐसी धातु होती है जो कि विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो अपना जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेफाइट, ठीक है। इसका जो ऑप्शन दे रखा है ये दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर डी द, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर बे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिख जाएगा कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक है, कि मनुष्य की जो लार होती है, मुंह में जो लार होती है उसके अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी अपना जो है चैप्टर 6 का सवाल है। तो अपन ने देखा था वहां पे कि लार के अंदर जो है 2 एंजाइम पाए जाते थे। कौन कौन से थे, एक तो था टाइलिन और दूसरा कौन सा, एमाइलेज। अब अपने ऑप्शन में जो है वो टाइलिन नहीं दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है एमाइलेज, ठीक है, एमिलेज एंजाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। क्या दे रखा है, एमिलेज, ठीक है, एमिलेज, ये लो, ठीक है, एमिलेज एंजाइम दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब जल्दी जल्दी पेपर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो है समय कम रहता है। आगे देखिए चौथा जो प्रश्न दे रखा है कि मस्तिष्क, देखिए कितना सरल सवाल है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन दे रखा है आपको एक सोचने के लिए, बी ऑप्शन दे रखा है आपको हृदय स्पंदन के लिए, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको किसके लिए, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि शरीर का संतुलन बनाना हो, चाहे सोचने विचारने का काम हो, चाहे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना हो, सारा काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आने वाला है चौथे के अंदर क्या ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, द, ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अपने अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा कि अपन सही कर रहे हैं या नहीं। आगे देखिए 5वां प्रश्न है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर किसका मात्रक है। तो यदि तुमने जो है चैप्टर नंबर 10 प्रकाश वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लेंस शक्ति जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यह दिया हुआ भी अपन को 5वें प्रश्न के अंदर से ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन आने वाला है से, किसका मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक है, किसका, लेंस की शक्ति का, ठीक है, किसका मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक है। आगे देखिए अपने पास अगला सवाल आ जाता है, प्रश्न नंबर 6 आ जाता है अपने पास कि बताइए मांसाहारी जंतु का उदाहरण। देखिए कितना सरल सवाल है, ऐसा लगता है कि जो दूसरी तीसरी क्लास का जो सवाल है वो उठा के आपकी 10वीं कक्षा में दे दिया है। मांसाहारी जंतु कौन सा होता है, अब सबको पता है कि गाय तो मांस खाएगी नहीं, फिर भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो गाय लिख के आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। मांस कौन खाता है, ऑप्शन सुनोगे आप कि गाय है, हिरन है, खरगोश है या शेर है। आप सबको पता है कि शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो गया, शेर हो गया अपना, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल अपन से जो 7वां नंबर का सवाल है वो क्या पूछता है कि बताइए जैगन की, ठीक है, देखना क्या बोल रहा है कि जैगन की तनु किससे बोल रहा है, तनु H2SO4 से, कि मतलब जिंक, जिंक की क्रिया किससे करवाई जा रही है, H2SO4 से। आगे बोलता है कि कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो अपन को पता है यहाँ पे ZnSO4 बनेगा, गैस कौन सी निकलती है, H2 गैस यहाँ पे निकल जाती है। तो H2 गैस आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर बी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी,
ठीक है। कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे? H2 गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है? H2 गैस निकलती है। आप उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न अभी तक जो है आपके सही गए होंगे, ठीक है। सही जा रहे हैं अभी तक प्रश्न? आगे चलिए, आगे अपन से पूछता है कि बताइए फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी के अंदर किसका प्रयोग होता है? अपन जानते हैं कि फोटोग्राफी के अंदर ब्रोमीन आती है, ठीक है। कौन सा आती है? ब्रोमीन। और यहाँ पे अपन को ऑप्शन दिया हुआ है AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे देखिए 8वां जो प्रश्न बनने वाला है उसका आंसर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। कितने नंबर पे दे रखा है अपन को? ब पे, 2 नंबर पे दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। AgBr जो होता है ये क्या काम में होता है? अपना फोटोग्राफी में काम में आता है। आगे देखिए, बहुत सरल बोल रहा है आपसे, बताओ पत्तियों का मुरझाना। अपन ने 7वां चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर देखा था कि जो पके हुए फल होते हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती है, ठीक है, या पत्तियां झड़ जाती है एक समय के बाद में। तो ये सब किसकी वजह से होता है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ठीक है, पता है तुमको? तो इसके लिए अपन ने बोला था एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? पत्तियों के मुरझाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएगा पहला ही ए। तो ऑप्शन नंबर जो 9 है उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? ए। क्या आ जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। बोलो, बात समझ में आ गई? एब्सिसिक अम्ल आ गया। तो ये अपने जो है छोटे वाले सवाल थे, ये अपन तक एबेसेडे वाले सवाल थे, ये अपना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपन को जो सवाल दे रखे हैं वो दे रखे हैं कौन से? रिक्त स्थान वाले। इसको मिटाते हैं। आपने देख लिया अपने सारे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि अपने पास समय का अभाव रहता है। चलिए देखिए, आगे देखिए कि आगे सवाल दे रखा है, ये 10वां सवाल। एक और देखिए, एक छूट गया है। 10वां सवाल एबेसेडे वाला ही है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ कि बताइए कि वायुमंडल ओजोन की मात्रा में तीव्रता में गिरावट आने लगी है। मतलब किस वर्ष से? आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जब से जो है ओजोन के अंदर गिरावट आने लगी, कि ओजोन परत जो है धीरे धीरे नष्ट होने लग गई थी। तो वो कौन सा समय था? आपने यदि किताब पढ़ी हो तो आपको पता है कि 1980 के समय से फिर क्या होने लग गया था? धीरे धीरे जो है ओजोन के अंदर गिरावट आने लग गई थी, ठीक है। जिसकी की वजह से इसको नियंत्रित करने के लिए अपन ने एक संस्था का निर्माण देखा था, किसी संस्था बनी थी। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया 10 प्रश्न अपन ने देखे, और 10 प्रश्न उम्मीद करता हूँ आप सभी के अब तक सही हुए होंगे, ठीक है। आगे देखिए 11वां प्रश्न अपन से क्या कहता है कि उत्पादक। ये बहुत ही टेढ़ा सवाल था। टेढ़ा क्या है कि मतलब वो आपसे इतना सीधा सवाल पूछ रहा है लेकिन घुमा के, ठीक है। क्या पूछता है? देखो, उत्पादक खालिस्तानी उत्पादक है। अभी सबको पता है कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मतलब जो स्वयं भोजन बना सके, ठीक है। अब स्वयं भोजन बनाएगा तो उसके अंदर क्या मिलना चाहिए? बोले सर क्लोरोफिल मिलना चाहिए, हिंदी में बोले तो पर्णहरित मिलना चाहिए। तो उत्पादक जो है वो क्या है? उत्पादक खालिस्तान मतलब पर्णहरित। उत्पादक पर्णहरित युक्त पादप है। बात समझ में आ गई? उत्पादक कैसा पादप है? पर्णहरित युक्त, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। बात ये कहना चाहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबने सही किया होगा। आगे 12वां जो अपन से प्रश्न पूछा जाता है, देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछता है अपन से? पूछता है कि भोजन में, बहुत सरल सवाल है कि बताओ आयोडीन की कमी से क्या होता है, ठीक है। सबको पता है कि गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलगंड या घेंगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं इसको? गोइटर बोलते हैं, ठीक है। तो गलगंड, घेंगा या गोइटर जिसने भी लिखा है उसका आंसर बिल्कुल क्या गया? एकदम राइट है। आगे अपन से बोलता है कि श्वसन। पता है श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? देखिए छठे चैप्टर के अंदर अपन ने श्वसन पढ़ा था और वहां अपन ने देखा था कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। उसमें ऊष्मा निकलती है। जब श्वसन होता है तो उस दौरान क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अब कई बच्चे लिख के आते हैं कि श्वसन जो है रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया तो सभी होती है, मोस्टली अभिक्रिया सारी रासायनिक होंगी, लेकिन रासायनिक में कौन सी अभिक्रिया है वो पूछना चाह रहा है वो। तो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी है। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ये तो अपना जो था इधर वाला पार्ट था। अब देखो इधर वाला पार्ट अपन देखते हैं। आगे बोलता है कि बताइए पादपों में, ध्यान से सुनना, पूछ रहा अपन से पादपों में जल संवहन ऊतक कौन सा है? तो सबको पता है कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए कौन सा टिश्यू काम में आता है? कौन सा ऊतक काम में आता है? अरे ये तो सबको पता है, जाइलम। कौन सा है? जाइलम ऊतक जो होता है वो पानी को क्या करता है? नीचे से ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। मतलब जाइलम की नलिकाएं होती है अपनी, उसके अंदर क्या होता है? पानी का फ्लो होता है, और फ्लोएम के अंदर किसका होता है? भोजन का होता है। तो बड़ा हुआ ये तो अपना। आगे देखो, आगे बोलता है कि बताओ संगमरमर। बताओ संगमरमर का रासायनिक सूत्र। अरे सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र बोले तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? संगमरमर। आगे चलो,
मैग्नीशियम का वायु में जलना किसका उदाहरण है? देखिए मैग्नीशियम, ये तो अभी अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम का वायु में दहन क्या बन रहा था अपने पास? मैंगो, आम बन रहा था ना। तो मैंगो क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो यहाँ पे दो उत्तर आएंगे अपने, एक तो जुड़ के एक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई? संयोजन। कौन सी हो गई? संयोजन। या फिर अगर वो आपसे ऑक्सीकरण अपचयन के लिए पूछे तो ऑक्सीजन का योग हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग, मतलब अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। तो यदि कोई संयोजन लिख के आया है या ऑक्सीकरण लिख के आया है तो दोनों के उत्तर उनके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना ये हो गया कि मैग्नीशियम का अभी हो गया वायु में जलना। मैग्नीशियम का वायु में जलना किसका उदाहरण है? तो बोले या तो संयोजन अभिक्रिया है या फिर वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे अपन से पूछता है कि बताओ वह कौन सी अधातु है, ध्यान से सुनना, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? बताइए। तो अधातु अपने पास एक आती है। कौन सा सवाल है? 17 नंबर का सवाल है। ये 16वां हो गया अपना, ये 17 नंबर का सवाल है। कौन सी अधातु होती है? तो सबको पता है, ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। कैसी होती है? लिक्विड होती है। आगे चलो कि बताओ सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अब ये तो बिल्कुल सबों को पता होना चाहिए। अब अपन घर में रहते हैं, काम में लेते हैं सोने को, तो अपन को पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो सबको पता है कितना? 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट जो सोना होता है वो कैसा होता है? एकदम प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए और सवाल देखिए अपने पास क्या क्या आता है। अपने पास आता है कि बताइए कौन सा हार्मोन वृद्धि में सहायक होता है? पादप वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन? तो अपन ने पादप हार्मोन पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, पढ़े थे ना। तो बताइए कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है साहब, कौन सा हार्मोन आ गया अपने पास? ऑक्सीन हार्मोन आ गया। आगे बोलता है ये 20वां सवाल बहुत ही ज्यादा मजेदार सवाल है। आपसे बोलता है बताओ ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, मतलब रक्त को जमने नहीं देता है। तो ये जो है इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन, या इसको अपन बोल देते हैं हेपरिन। क्या बोल देते हैं इसको? हेपरिन बोल देते हैं। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है। ठीक है, तो 20वीं के अंदर जो हेपेरिन या हेपरिन लिख के आया उसको नंबर मिलने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही सरल। अब अभी तक यहाँ पे अपन ने देखे थे छोटे मोटे सवाल, अब आगे सवाल की जो साइज है वो बड़ी हो जाती है। यहां तक आपके उम्मीद करता हूं सबों के सवाल सही होंगे अभी तक। चलिए आगे देखिए। आगे अपन से जो है अभिक्रिया संतुलित करवा रहा है। क्या करवा रहा है वो? अभिक्रिया संतुलित। क्या बोलता है? देखिए सबसे पहले अभिक्रिया दी हुई है आपको BaCl2 प्लस आगे दिया हुआ है H2SO4। क्या दिया हुआ है आपको? H2SO4। अब रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका? BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, BaSO4 प्लस HCl। देखते ही अभिक्रिया हो जानी चाहिए, देखने का काम ही नहीं है। बोले सर इधर देखो Ba कितना है? 1 है। इधर कितना है? 1 है। SO4 कितना है? इधर 1 है। इधर कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो H कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। यहाँ पे Cl कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। मतलब हमें क्या मिल गया? हमें इसका आंकड़ा मिल गया। बोले सर यहाँ पे 2 लगा दो, अभिक्रिया जो है अपनी क्या हो गई? संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? इतना सरलता, केवल यहाँ पे अपन को क्या करना था? 2 नंबर लगाने थे और जिसने लगा दिया उसको मिल गया नंबर। ठीक है, तो दिमाग खुला रखा करो, क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है वो। तो बोले सर मिल गया, अपने नंबर हो गए। आगे देखो, आगे एक और दे रखा है आपको, ये पहली है और दूसरी देखो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपको दे रखी है 21, प्रश्न संख्या 21। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है इसका? NaOH प्लस आपको दे रखा है H2SO4। क्या दे रखा है? H2SO4। और बन क्या रहा है अपने पास? Na2SO4 प्लस H2O। क्या बन रहा है? Na2SO4 प्लस H2O। ध्यान से देखना, Na कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ कितना है? 2। ठीक है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, इसमें और कहीं भी Na नहीं है, यहाँ पे 2 है। क्या करते हैं? बोले सर इसके आगे पहले 2 लगा देते हैं। Na 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। देखो इधर SO4 क्या है? 1 है। इधर क्या है? 1 है। बात बराबर चल रही है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे आ जाओ, H कितना है यहाँ पे? 2 और यहाँ पे कितना है? 1 और आगे यहाँ पर 2 लगा दी तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पे 2 और 2 H इधर है 4। यहाँ देखो 2 तो ये गए H, ठीक है, और 2 की कमी हो गई। तो क्या करेंगे? तो बोले सर इसके आगे 2 लगा दो। अब कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन अब इसके आगे 2 लग गया तो 2 हो गई। यहाँ कितनी थी? 4 और 2 6 हो गई। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 है
और 2 यहाँ पे जुड़ी हुई है, 2 जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अपन ने किया क्या? एक तो यहाँ पे 2 लगा दिया और एक यहाँ पे 2 लगा दिया। बात समझ में आ गई? दोनों लगा दिए अपन ने, अभिक्रिया क्या हो गई अपनी? बैलेंस हो गई? हो गई नहीं हो गई बैलेंस? तो ये इतना सरल सवाल है कि आपको आना ही चाहिए। यदि नहीं आता तो इसका मतलब आपकी परीक्षा में कमी है। ठीक है, आगे देखिए, इसको हटाते हैं। प्रश्न संख्या 21 अपन ने देख ली। 22 देखिए, 22 क्या बोलता है कि बताइए आसूत जल क्या बोलता है? देखिए आसूत मतलब डिस्टिल वाटर की बात कर रही है कि आसूत जल होता है वो क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि जो वर्षा का जल होता है, बरसात वाला पानी होता है, वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो कारण बताइए कि जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है और आसूत जल क्यों नहीं होता है? इतना सरल सवाल। कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 22 है नहीं? हाँ, तो बोलता है कि क्यों होता है। देखिए इधर सुनो ध्यान से कि वो बोलता है कि वर्षा का जल सुचालक होता है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लवण। लवण क्या होते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लवण प्रेजेंट होने की वजह से क्या मिल जाता है उसको? लवण प्रेजेंट होने की वजह से उसके अंदर आयन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं। अब जहां भी आयन उपस्थित होगा तो वहां पे करंट मिलेगा। अब जबकि जो आसूत जल होता है, कौन सा? आसूत जल। आसूत जल के अंदर क्या होता है कि बोले सर लवण जो है ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लवण क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और लवण जब एब्सेंट होंगे तो क्या होगा? आयन जो है, आयन क्या होंगे? अनुपस्थित। क्या होंगे? आयन अनुपस्थित होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस वजह से जो है जो वर्षा का जल होता है वो तो क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, और जो आसूत जल होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चले। आगे क्या बोलता है? देखिए आगे बोलता है धातुओं के सामान्य गुणधर्म। कितना सरल सवाल, इजी, बिल्कुल इजी सवाल। क्या बोलता है? धातुओं के गुणधर्म। अरे सबको पता है, पहली चीज धातु कैसी होती है? कठोर। आगे और देखिए धातु कैसी होती है? धातु में आघात वर्ध्यता का गुण होता है। कैसा होता है? आघात वर्ध्यता। इसके अलावा धातु के अंदर क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तन्यता। इसके अलावा सोनो रस या इसको अपन बोल देते हैं ध्वनिक गुण। क्या बोल देते हैं? ध्वनिक गुण। ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? अरे ये धातुओं के अंदर पाई जाती है। ठीक है, धातु टकराने पर आवाज करती है, धातु को जब पीटा जाता है तो पतली चादर बन जाती है, खींचते हैं तो तार बन जाती है। ये किसके गुण है? और इसके अलावा आप एक लिखना चाहो तो बहुत ही सरल, बिल्कुल चमकीला। ठीक है, धातु कैसी होती है? चमकीली होती है, चमकती है धातु। सोना चांदी चमकते नहीं चमकते? तभी तो पहनते हैं। ठीक है, चमकीली होती है। तो ये क्या है? धातुओं के गुण ही तो है ये। तो लिखना चाहिए था आपको। ठीक है, और लिखा होगा आपने। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट सबने लिखे होंगे। तो धातुओं के गुण हमें पता चल गए, ये कराया हुआ है सब। आगे देखिए अगला सवाल बोलता है 24वां। देखिए इधर जल्दी देखिए, 24वां सवाल क्या बोलता है? तंत्रिका कोशिका का चित्र। क्या बोलता है? तंत्रिका कोशिका का चित्र। अरे इतना सरल सवाल तो कोई मिलेगा ही नहीं। ऐसा सवाल, ऐसा चित्र बनाया था अपन ने, ऐसा अपन ने। ये क्या था अपना? एक्सोन। ये क्या था अपना? डेंड्रोन। ये डेंड्रोन है अपने, ये एक्सोन थे अपने। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या थी अपनी? सेल बॉडी। क्या थी अपनी? सेल बॉडी। और ये क्या था अपना? न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या था अपना? सिनेप्टिक पुटिका। क्या थी? सिनेप्टिक पुटिका। पढ़ा हुआ है ना सारी चीजें। अगर ये चित्र जिसने बनाया उसको नंबर मिलेंगे। बनाया किसने? बनाया ना सबों ने। ठीक है, चलो आगे अपन से क्या बोलता है कि अगरबत्ती की गंध का पता कैसे? अरे बिल्कुल सरल सवाल, चैप्टर नंबर 7 के अंदर मस्तिष्क पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने बताया भी था कि देखिए मस्तिष्क के अंदर जो होता है तीन पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है, कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होता है कि ये अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 पार्ट होते हैं अपने। ठीक है, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस के अंदर अपन ने देखा था कि थैलेमस जो होता है ये क्या करता है? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी संवेदी सूचनाएं आएंगी, जैसे सुनना, सूंघना, देखना, ये सब क्या है? संवेदी सूचनाएं जो कि अपन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई संवेदी सूचनाएं आई
तो आने के बाद क्या होगा, वो सीधी किसके पास पहुंचा दी जाएगी, अग्र मस्तिष्क के पास। किसके पास, अग्र मस्तिष्क के पास। जब भी सूचनाएं, जैसे ही अपन ने कि मान लो कोई अगरबत्ती की खुशबू हमारी नाक तक गई, तो जैसे ही उसके कण, जैसे ही उस खुशबू के कण हमारी नाक के अंदर जो श्लेष्मा है वहां गए, तो वो श्लेष्मा ने क्या किया, उसका जो कण है उसको किसके द्वारा, संवेदी तंत्रिका के द्वारा किसके पास पहुंचा दिया, अग्र मस्तिष्क के पास पहुंचा दिया। ठीक है, और अग्र मस्तिष्क के पास जैसे ही गई तो हमें क्या पता लग गया कि खुशबू आ रही है, अगरबत्ती की गंध आ रही है। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल था, करना चाहिए था सबको। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन, अरे बिल्कुल सरल। देखिए इधर किस किस को पता है चित्र, ये किस किस को पता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से गति करती है, दूसरी माध्यम की सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, पुनः लौट जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से वह आई थी। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन। और इसके क्या पूछ रहे हैं, नियम। नियम क्या है, देखो इधर बताए थे मैंने, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होगी, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों जो है वो कैसे होंगे, एक ही तल में। इसके अलावा एक और बताया था, कोण आई बराबर कोण आर, बताया था आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। लिख दिए सबों ने, लिखे होंगे सबने, बहुत सरल। आगे अपन से बोलता है कि बताओ अपमार्जकों की क्या भूमिका है परितंत्र में। अपमार्जकों, अपमार्जक का मतलब होता है अपघटक। क्या होता है, अपघटक। अब अपघटक कौन से होते हैं, कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सड़े गले पौधे या जो जंतु होते हैं या सड़ा गला मांस होता है, ठीक है, इनको खा जाते हैं और खाने के बाद क्या करता है, ये अपशिष्ट को खत्म कर देता है, कचरे को खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो परितंत्र में क्या करता है, ये वातावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, ये वातावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है अपन को, सूत्र पूछ रहा है। सबसे पहले आता है विरंजक चूर्ण। क्या आता है, विरंजक चूर्ण। क्या होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र, क्या होता है बताइए। अरे सबको पता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे देखिए आपसे पूछ रहा है बेकिंग सोडा। वाह, क्या आता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है बेकिंग सोडा का सूत्र, क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आगे देखिए, आगे अपन से क्या पूछता है, धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, धोने का सोडा। क्या होता है धोने का सोडा, Na2CO3.10H2O। क्या होता है, 10H2O, Na2CO3.10H2O। आगे पूछता है अपन से क्या, नमक। अरे भैया नमक तो सबको पता है, NaCl होता है, और इसके गुण क्या होते हैं, सारे पढ़ाए हुए, कॉपी खोलोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, गुण क्या होते हैं, अरे खाने में काम लेते हैं ना नमक को, तो स्वाद अनुसार लिख दो, क्या दिक्कत है। आगे पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या होता है, अरे सबको पता है पीएच स्केल के बारे में, तो 0 से चालू होता है, 14 पे खत्म होता है, और 7 पे जो होता है इसका मिडिल पार्ट होता है। यदि 7 से कम हुई मार्किंग तो कैसा होगा, अम्लीय। प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। और 7 से ज्यादा हुई तो क्षारीय। और बोले सर यदि 7 पे रुक गया तो उदासीन। कैसा हो गया, उदासीन हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपसे पूछ रहा है संरचना, पूछ रहा है चित्रों की, तो चित्र अपन यहाँ बनाएंगे नहीं, टाइम नहीं है इतना, तो आप किताब में देख लीजिएगा, बनाना मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, दोनों चित्र आपको दिए हुए हैं। आगे बोलता है कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस का सूत्र। आगे सबको पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। किसे कहते हैं, लेंस। दो गोलीय खोखले पृष्ठों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। ठीक है, जो जब दो खोखले गोले को, पारदर्शी खोखले गोले को आपस में मिला देंगे और मिलने के बाद जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी, लेंस। और वो क्या करती है, प्रकाश किरणों को अपवर्तित करती है। क्या करती है, प्रकाश किरणों को अपवर्तित। आगे देखिए बोलता है, सवाल दिया हुआ है, देखो बहुत सरल सवाल। क्या दिया हुआ है कि अपन को बोल रखा है सवाल के अंदर, क्या क्या बोल रखा है, देखिए ध्यान सुनना सवाल, कि लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान, इधर इसको हटाओ। देखिए एफ का मान हमको कितना दिया रखा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस के अंदर फोकस दूरी किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर। क्यों आएगी, प्रतिबिंब किधर बनता है, लेंस के इसी तरफ बनता है ना। आगे बोलता है कि बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब v अपन को दे रखा है कि प्रतिबिंब कहां बनता है, 10 सेंटीमीटर।
अब ये भी किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि अभी भी बताया मैंने प्रतिबिंब किधर बनता है, लेंस के उसी तरफ। ठीक है, कार्तीय चिन्ह नियम याद करो। ठीक है, आगे बोलता है कि यू याद करो, क्या निकलवाएगा अपन से, यू मतलब बिंब की दूरी। लगाओ सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आगे निकालना क्या है, u निकालना है, 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ठीक है, आगे देखिए v का मान कितना दे रखा है, माइनस के 10। ठीक है, माइनस f का मान कितना दे रखा है, माइनस के 15। माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका क्या लिया अपन ने, एलसीएम लिया, कितना आया, 30 आया। 10 का 3 बार माइनस के 3। ठीक है, 10 तिया का 30 प्लस 15 दूनी का 30, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1/30। किसका मान है, 1/u का। हमको किसका चाहिए, u का, तो u का क्या हो जाएगा, बोले सर माइनस के 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया, कितना सरल सवाल था, बताओ। आगे देखिए, आगे आपसे पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन, तो देखिए अपवर्तन की घटना मैंने आपको पढ़ाई हुई है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, तो ये सब आप किताब खोलोगे तो मिलेगा। तो पेपर इतना ही था आपका, और उम्मीद करता हूं कि सबने पेपर सही किया होगा। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने गलत आए हैं, और उस हिसाब से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में यहां नंबर कम आए चल जाएंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा के अंदर जो नंबर कम आए तो वो सहन नहीं होगा। ठीक है, वो सहन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल कतई सहन नहीं होगा वो। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अपने जो ढंग से है वो कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, और अगले मिलेंगे अपन, अगले वही अपने जो है चैप्टर चालू है उसी के अंदर पढ़ाएंगे। अलविदा, टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।